बच्चों आज हम लोग सेकेंड भाग में पढ़ेंगे ब्रिटिश राज के अधीन भारत के अंतर्गत 8th के बच्चों के लिए है। सेकेंड भाग में पढ़ेंगे सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन। 1857 ईस्वी के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया और 1857 ईस्वी के पूर्व बंगाल, मद्रास, चेन्नई तथा मुंबई प्रांतों को ही अपनी अपनी सेनाएं थीं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं, इसलिए 1893 ईस्वी में इसका एकीकरण किया गया और ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को भी रखा गया। इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगना कर दिया गया और भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे। यह व्यवस्था 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसी ही बनी रही। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार कार्यों में सहायक होती थी। न्यायिक संगठन भारत में न्याय की परंपरा प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानूनों पर आधारित थी। अनेक कानून शास्त्रों और शरीयत तथा शाही फरमानों पर आधारित थी। शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानूनों को लागू करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। इसका अर्थ था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासक की इच्छा के अनुसार। अब कानून के हिसाब से सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून अब सब लोगों पर लागू होता था। पहले की न्याय प्रणाली जात के भेदभाव का ख्याल करती थी, जैसे कि यदि किसी ऊंची जात के व्यक्ति कोई अपराध किया तो उसकी सजा किसी और जाति व्यक्ति से भिन्न होती थी, यानी अलग होती थी। व्यवहारगत न्याय प्रणाली अब अधिक खर्चीली हो गई और न्याय पाने में काफ़ी विलम्ब होता था। वित्तीय प्रशासन सन 1857 ईस्वी के बाद वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया और 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई। कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया। डाकघर, रेलवे, अफीम तथा नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाले आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। भू राजस्व, आबकारी आदि क्षेत्रों में होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। इससे मिलती व्यवस्था आज भी चल रही है। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी नामक एक नवीन कर भी लगाया गया। 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी। अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे और अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा भी प्राप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य और संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने अपने अंग्रेजी साहित्य और शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की नीतियाँ बनाई और उसका उद्देश्य यह था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। वास्तव में मैकाले का अनुमान काफ़ी सीमा तक सही भी निकला। पश्चात शिक्षा कंपनी का शासन प्रारंभ होने के समय देश में शिक्षा और व्यवस्था हेतु पाठशाला और मकतब और मदरसा ही थे। उस शिक्षा मुख्यतः अभिजात यानी धनी वर्ग के लोगों को तक ही सीमित थी। उच्च वर्ग संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, विज्ञान का अध्ययन करते थे। देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति ही चल रही थी। पाश्चात्य जगत की नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत लाने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में अधिक सफल रहे। निस्संदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुआ, बल्कि इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई जगहों पर कॉन्वेंट स्कूल भी खोले। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रयोग 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ। इससे भारत वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उसमें विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। आधिकारिक भारतीयों ने विज्ञान को अध्ययन के लिए चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महेंद्र लाल सरकार का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने
1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की गई और साइंस कांग्रेस के अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक भाग लेते थे और एक दूसरे से अपने विचारों या कार्यों का आदान प्रदान भी करते थे। प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ शाह और बीरबल साहनी जैसे कई वैज्ञानिकों ने ख्याति अर्जित की। सीवी रमन ने अपने कार्य योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। श्रीनिवास रामानुजन गणित और विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महान भारतीय वैज्ञानिक थे। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने योगदानों से विज्ञान के विकास में देश का नाम रोशन किया। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से देश को एक नई गति और प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। जन सुविधाओं में वृद्धि। 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाए। भारत स्थित ब्रिटिश प्रशासन कुछ सीमा तक भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करना चाहते थे, लेकिन ये वहीं तक जहाँ तक ब्रिटिश हित के नुकसान ना हो, अतः उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति अपनाई। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने कई हजार किलोमीटर की रेलवे लाइनें बिछवाई, जिससे आवागमन आना जाना संभव हो सके, तेज हो सके और जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले। अंग्रेज ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे, अतः उन्होंने भारत में पड़ने वाली गर्मी सहन करने की आदत नहीं थी, अतः उन्होंने अपने परिवार के भीषण गर्मी से बचाने के लिए भारत में नए नगर जैसे नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग बसाए। अंग्रेजों ने भारत में नहर, कुओं का भी निर्माण किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को सींच कर उत्पादन बढ़ाया जा सके और भू राजस्व अधिक से अधिक प्राप्त हो। इस समय यूरोप में नए चिंतन का उदय हो रहा था। इस चिंतन की अवधारणा भी विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका अर्थ था कि केवल यही बात सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में जिसका परीक्षण भी किया जा सके। इसी क्रम में कुछ अंग्रेजों ने भारतीयों के रीति रिवाज को भी असभ्यता का प्रतीक माना तथा भारतीय समाज के गतिहीन कहकर उसकी निंदा भी की। उस समय भारतीय समाज में तमाम कुरीतियाँ आ गईं, जिससे भारतीय चिंतकों ने सुधार करने का प्रयत्न किया। इस कार्य में कुछ ब्रिटिश शासकों ने भी सहयोग दिया। यदि उनकी नीति धार्मिक मामलों में तथा रीति रिवाज में कम से कम दखल देने की थी, अंग्रेजों द्वारा अपने हित में किया गया भारत में आधुनिकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पाश्चात्य शिक्षा ने लोगों को नई दुनिया की ललक और जिज्ञासा जागृत की। पढ़े लिखे भारतीय समाज बुराइयों को विरोध करने लगा। नई सोच और विकसित ज्ञान से समाज में फैले अंधविश्वास कुरीतियों को तोड़ा। रेलगाड़ियों के आवागमन को न केवल सरल और सुरक्षित बनाया, अपितु यह छुआछूत व जाति प्रथा को भी समाप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ। कुछ और भी जाने बच्चों। 1835 में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी और शिक्षा के प्रसार हेतु 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। आज भी कई जगह मोहल्ले कुछ अंग्रेजी प्रशासकों के नाम पर है, जैसे रॉबर्ट्सगंज, एलनगंज, जॉर्ज टाउन। बच्चों, नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो विश्व के उच्च कोटि के साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों, समाज सेवकों आदि को दिया जाता है। बच्चों, कुछ अभ्यास प्रश्न है जो हम लोग करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया गया था, तो आप लोगों ने पढ़ा सबसे पहला पास किया था 1861 में। इसी तरह से पहली रेलवे बोरीवली की थाने के बीच कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में। इसी तरह से कुछ अभ्यास है जो आप लोग अपने आप से करेंगे। जैसे सीवी रमन ने अपने कार्य के योगदान के लिए भौतिक क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। 1835 में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासक की सरकारी भाषा बनी, तो अंग्रेजी भाषा बनी थी।
किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी? तो 1892 ईस्वी में बना था। और मैकाले भारतीयों की अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? ताकि उसके कार्य में सहयोग मिल सके। और हाँ, महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए गए थे? राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उनकी जागीरें वापस कर दी गई थी और राज विस्तार की सीमा समाप्त कर दी गई थी और अंग्रेज हत्या के आरोपियों को छोड़कर बाकी सबको माफ़ कर दिया गया था। ये सब घोषणा पत्र में बताए गए थे। और सैनिकों की संख्या 1:2 कर दी गई थी, यानी यूरोपियन 2 और हिंदू 1। इसी तरह से दीग प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों को आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम ये पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।